जयंत वर्मा साहब, ब्रजेश जी ने दो चीजें कही। एक तो चुनावी समय पर जो है वादों की, इन वादों का कोई मतलब नहीं बनता है, इस तरीके के वादे होने नहीं चाहिए। पहली चीज एक टिप्पणी इस पर। दूसरा कि ब्रजेश जी का ये भी मानना है कि कांग्रेस की तरफ से जो वादे किए जा रहे हैं वो लोगों को ज्यादा कनेक्ट करेंगे, लोगों को उस पर ज्यादा भरोसा होगा, क्योंकि कर्नाटक और हिमाचल का उदाहरण अब देखा जा रहा है लोगों के बीच में। तो क्या वहां इस चीज को लेकर के मध्य प्रदेश में जमीन पर क्या माहौल बन रहा है, क्या चीजें हैं? वाकई कांग्रेस पर ज्यादा भरोसा हो रहा है लोगों को? जैन साहब। तो ये जो पूरा मामला है चुनाव का, ये इसमें वायदे करते हैं तमाम तरीके के। जैसा कि अभी बताया कि भाई 18 साल से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उनने वो सब कुछ क्यों नहीं किया जो आज नई बात वो कर रहे हैं। अभी जो सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो ट्रम्प कार्ड छोड़ा है वो लाडली बहना, जिसमें हर महिला के घर में उसके अकाउंट में 1,000 रुपए जाएगा। और वो सोचते हैं कि इसके कारण उनको काफी, मतलब लगभग 4-5% वोट ज्यादा मिल जाएंगे। और पहले भी जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी को हालांकि परसेंटेज ऑफ वोट तो ज्यादा थे कांग्रेस से, पर सीटें कम आई थी। तो वो उनका पूरा गणित यह है कि यदि इस प्रकार का एश्योर्ड वोट हो जाता है पूरा उनकी तरफ से, 3-4% यदि बढ़ जाते हैं तो वो सरकार उनकी बन जाएगी। पर मैं यहाँ संविधान की बात करता हूँ। भारत के संविधान में जो पार्ट 4 है, दे आर कॉल्ड फंडामेंटल्स ऑफ गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, यानी देश के शासन के मूलभूत तत्व उसमें है। और उसमें कहा गया है कि देश में आर्थिक विषमता को कम किया जाएगा। तो ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कहती कि हम आर्थिक विषमता को कम करेंगे। आज जो भारत की टोटल जीडीपी है वो 41 लाख करोड़ रुपए की है, और यदि उसको प्रति व्यक्तियों में बांट दिया जाए तो लगभग 40,000 रुपए का ईयरली पैकेज हर व्यक्ति को मिलेगा। और परिवार को तो लगभग 2.5 लाख रुपए का पड़ जाएगा या 2 लाख रुपए का पैकेज पड़ जाएगा, जो काफी कंफर्टेबल है। तो यदि उतना नहीं मिल रहा है, और जैसा अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट में कहा गया था कि 20 रुपए प्रतिदिन से भी कम पे गुजारा कर रहे हैं 77% लोग, तो ये पैसा सरकार की नीतियां, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, वो पार्टियों की नीतियां आम आदमी के जेब से पैसा निकाल के या उसके मेहनत की मजदूरी की जो पैसा है उसमें कटौती करके और कुछ चंद लोगों के जेब में भरने का काम करती है। और इसी के कारण देश में आर्थिक विषमता बहुत तेजी से बढ़ी है। तो मुझे लगता है कि ये बात पहले कहनी चाहिए। अभी कल प्रियंका गांधी ने यहाँ जो मंडला में कहा, एक तो उन्होंने आदिवासियों के बारे में कहा कि जहां भी 50% से ज्यादा आदिवासी हैं उनको वो छठी अनुसूची में लाएंगे। मुझे लगता है उनको थोड़ा सा अभी समझ की कमी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 5वीं अनुसूची है, छठी अनुसूची नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है, जहाँ पे कि पूरा स्टेट पूरा 6th शेड्यूल में आता है। तो 5वीं अनुसूची में लाएंगे, और उसके लिए पेशा कानून है, पेशा कानून को हम लागू करेंगे, ये बात बोलना चाहिए। पेशा कानून जो है, जो आदिवासियों को उनके पूरे के पूरे अपनी व्यवस्था, अपनी रूढ़ियों, अपनी परंपराओं के अनुसार चलाने का हक था, वो तो सन 96 में आया था। और 1996 से आज तक कांग्रेस की इतने साल सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की पेशा कानून लागू नहीं हुआ, क्योंकि आदिवासियों को अभी भी इन्हीं पूरे अंग्रेजी की हुकूमत के बने कानूनों से गवर्न किया जाता है, जबकि वो उनकी अपनी अलग परंपराएं हैं, उनके अलग रीति रिवाज हैं। तो एक तो ये मामला है, इसके बारे में उन्होंने उतना ज्यादा नहीं कहा। और शिवराज सिंह कहते हैं कि भाई हमने पैसा लागू कर दिया, पर मुझे लगता है उनको भी पैसा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। तो ये क्या है, बच्चों का जहां तक अभी प्रियंका गांधी ने ये कहा है कि हम सबको स्कॉलरशिप देंगे, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण उनका घोषणा है। और इसमें यह है कि ना केवल शिक्षा, हालांकि यूनिवर्सल एजुकेशन भारत में तो सरकार की जितनी भी स्कूलें हैं वहां पे यदि पढ़ा लो तो आपको फ्री में शिक्षा मिलती है, तो वो तो व्यवस्था है ही है। 12 तक की कक्षा, 12 तक की शिक्षा मुफ्त में है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। पर वो एक एजुकेशन बिल आ गया, राइट टू एजुकेशन, जिसमें कि उन्होंने कहा प्राइवेट स्कूलों में भी 25% को 50 वो देंगे। और इन्होंने एक स्कॉलरशिप की बात की है, 500 रुपए से लेके
1200-1500 रुपए तक का अलग अलग कक्षाओं के लिए। तो ये एक मुझे लगता है क्लिक करने वाली बात है, क्योंकि लोगों को लगेगा कि भाई ठीक है, अब हमारे बच्चे तो सरकारी स्कूल में पढ़ ही रहे हैं, पर अब उनको ये वजीफा भी मिलने वाला है। तो ये एक उनका काफी अच्छा था। और दूसरा जो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा है, वो जो सरकारी कर्मचारी 11 लाख, और ये 11 लाख सरकारी कर्मचारी सब ये मांग कर रहे हैं कि भाई हम लोगों को वो ओल्ड पेंशन स्कीम जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने खत्म कर दिया था, वो लागू किया जाए। और कांग्रेस रूल्ड स्टेट में सब जगह वो लागू की जा रही है, पर यहाँ पे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसके बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया है, वो नहीं लागू कर रहे हैं। तो 11 लाख सरकारी कर्मचारी और उनके जो आश्रित लोग हैं, वो लोग सब सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे, ऐसा लगता है। जैन सर, चूंकि आप मध्य प्रदेश में हैं, इनका एक ये अभियान है, क्या अभी कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ भी कि इस तरीके का कोई सवाल किसी जनप्रतिनिधि से, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भी जनसंपर्क अभियान में पूछा जा रहा हो, और अगर पूछा जाता है तो उस पर उसका जो है जनप्रतिनिधि का रिएक्शन क्या होता है, चाहे वो किसी भी दल का हो? और दूसरा, मध्य प्रदेश के निवासी के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर, आप ये जो सवाल हैं, इन सवालों को कैसे देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, अब थोड़ा सा जो इलेक्शंस हैं वो बड़े हाईटेक हो चले, जैसे कि प्रधानमंत्री भारत के हैं ये, अब इनकी हर यात्रा, हर इनके कार्यक्रम एक इवेंट होते हैं, और वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी सब बनाती है, मोदी मोदी चिल्लाने वालों को इकट्ठा किया जाता है, सब कुछ है, वो सबको मालूम है। और इसमें अरबों खरबों रुपए खर्च हो गए, वो भी आरटीआई में लोगों को मालूम है। अब इलेक्शन कैंपेन में भी यही पूरी की पूरी जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं राजनीतिक पार्टियों के, ये भी अपने कैप्टिव संवाददाता रखेंगे, अपने कैप्टिव लोगों से सवाल करवाएंगे। और जो स्थानीय अखबार हैं, वहां पे तो स्पेस खरीद लिया जाता है, मतलब वो बिक्री ऐसी पत्रकार इस प्रकार से खरीदा जाता है कि हमारा आपको कवरेज करना है और हमारे खिलाफ कोई ना छापे, और हमको रोज इतना स्पेस देना है। तो ये सारा का सारा है। अब तो मतलब मीडिया जो है वो पूरी तरह से बिका हुआ रहता है इलेक्शन के समय। अब उसमें ऐसे सवाल यदि कोई करे भी, तो उसको कवरेज नहीं मिलने वाला, क्योंकि कवरेज तो वही मिलेगा जो जो बड़ी मुख्य पार्टियां हैं, उन्हीं के लोग सब चुनाव लड़ रहे हैं, और वो पार्टियों से करोड़ों रुपए अखबारों को पहले से एडवांस में दे दिया जाता है कि भाई ये विज्ञापन है हमारा जो 1 महीने चलाना है आपको, और हमको इतना कॉलम, इतना स्पेस आपको देना है। अब वो करते हैं, और उसमें कोई भी ऐसी चीज वो नहीं छापना चाहते हैं जिससे उनके जो जो पार्टी, मुख्य पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, वो उनके एम्ब्रेसिंग कंडीशन हो। तो ये चल रहा है अभी। तो मुझे लगता है कि अब सवाल तो बहुत उठते हैं, और हर किसी के मन में सवाल है, ऐसा नहीं है कि सवाल लोगों के मन में नहीं है। मीडिया में जो उठ रहे हैं उससे ज्यादा हर कोई के मन में सवाल है। कोई कार्यालय में बिना पैसे के बिना रिश्वत के काम नहीं होता है। ये चाहे भारतीय जनता पार्टी का करता जाए, चाहे कोई भी जाए, चाहे मंत्री का रिश्तेदार चला जाए। हम तो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री या मोदी जी, प्रधानमंत्री खुद भेष बदल के आ जाएं, और यहाँ के सरकारी कार्यालयों में, रेवेन्यू में और नगर निगम में यहाँ जाके बिना रिश्वत के काम करके दिखा दें, तो मान जाएंगे हम। तो रिश्वत, अब ये सब इस प्रकार की जो गवर्नेंस है, जो मैंने कुशासन है, वो कुशासन अब चरित्र में आ गया है। आज का जो गवर्नेंस का पूरा सेटअप है, उसमें चरित्र में आ गया है। यदि एसडीएम की पोस्ट हो रही है और उसमें ऊपर से ईएमआई फिक्स है, 5 लाख रुपए महीना देना है, तो वो नीचे वो तहसीलदार से मांगेगा, तहसीलदार नायब तहसीलदार से, वो आरआई से, और आरआई पटवारी से। तो पटवारी कहता है भैया 5,000 हम ले रहे हैं, तो हमको तो 500 बच रहा है, ऊपर तक जा रहा है पैसा। तो ये है। एक बार डीपी मिश्रा जी ने, हमने इंटरव्यू किया था, उन्होंने बोला था, यहाँ मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने ये कहा था कि कोई भी भ्रष्टाचार यदि किसी राज्य में चल रहा है, तो उसका अंतिम बेनिफिशियरी जो है, जो वो मुख्यमंत्री ही होता है। और यदि वो मुख्यमंत्री अंतिम बेनिफिशियरी नहीं है, तो भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता है। ये डीपी मिश्रा ने हमको हम पीटीआई में थे उस समय, हमको इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही थी। तो ये स्थिति है। तो अब गवर्नेंस की बात आप सवाल कर लो, ये कर लो, पर
यहाँ तो कुछ नहीं है, वहाँ उसमें कुछ नहीं हो रहा है। और अभी जब टिकट वितरण हुआ तो अमित शाह ने आके यही बात बोली कि भाई सारे क्राइटेरिया तो हैं, पर अंतिम क्राइटेरिया यह है कि जीत कौन सकता है ये देखना है। अब उसमें साम दाम दंड भेद जिस प्रकार से जिसको कराना है, चाहे वो रावण हो उसको भी जिताना है, आपको राम के खिलाफ खड़ा हो तो भी जिताना है यदि वो हमारा कैंडिडेट है, इस प्रकार का करना होता है। तो जी। स्थिति तो बड़ी विकट है और मुझे लगता है इसमें जो स्टैंड लेना चाहिए वो इलेक्शन कमीशन को, जैसे टीएन शेषन ने लिए थे, वैसा रीढ़ वाला कोई इलेक्शन कमिश्नर आज तक भारत में आया ही नहीं।